नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम देखते हैं गणित का अध्याय 15। इसके पहले वाले जो अध्याय हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे थे। यदि आपने उनको नहीं समझा है, नहीं देखा है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। आप लिंक पर जाकर के पिछले अध्यायों को पूरा कर सकते हो। तो यहाँ आइए हम आज देखेंगे अध्याय 15, ठोस आकारों का चित्रण। चित्रण माने उनका चित्र बने हुए हैं, ठोस आकार जो होते हैं उनके यहाँ पे चित्र बने हुए हैं। तो ये जो अध्याय है, इस अध्याय में हमें सभी ठोस वस्तुओं के आकारों को समझ लेना है, क्योंकि इस पे से जो सवाल बनते हैं वही सवाल आगे चल के जो हमारी आगे कक्षा 8वीं में मीन्स का मेरिट परीक्षा होने वाली है उसमें इसके सवाल पूछे जाते हैं, और वार्षिक परीक्षा में भी इसमें से सवाल पूछे ही जाते हैं। तो इस अध्याय को अच्छे से समझिए। यहाँ देखिए दिया गया है प्रश्न 1 की कोई 3 त्रिविमीय आकृतियों के चित्र बनाकर उनकी विमाओं को यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को नामांकित कीजिए। अब यहाँ देखिए त्रिविमीय दिया हुआ है। त्रिविमीय का मतलब होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और साथ में ऊंचाई होती है, वो हमारी त्रिविमीय आकृतियां कहलाती हैं। इनको हम इंग्लिश में 3 डायमेंशन बोलते हैं और डी से प्रदर्शित किया जाता है इन आकृतियों को। ठीक है, तो यहाँ देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो आकृति बनी हुई है ये है घनाभ। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। ठीक है ना, ये क्या है? घनाभ। ये त्रिविमीय आकृति है। तो ये देखो इसमें पूरी ऐसी में ये लंबाई दिखाई गई है कि ये इसकी भुजा एक दिखाई गई कि ये लंबाई है। इसी प्रकार से चौड़ाई में ये भुजा आ जाती हैं। ये भुजाएं इसकी चौड़ाई वाली भुजा है, ये चौड़ाई है। और ऊंचाई में ये जो यहाँ पे ये किनारे बताए गए हैं ये क्या है? इसकी ये ऊंचाई हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार बेलन में भी देखें तो बेलन में एक मेन ऊंचाई बस रहती है, चाहे आप इसको मानिए या इसको मानिए, ये सब क्या रहती हैं? ऊंचाइयाँ रहती हैं। और बेलन जो रहता है, बेलन में नीचे वाला और ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल गोल आकृति का, वृत्त की आकृति का रहता है। और ये आकृति कहलाती है शंकु। क्या? शंकु। तो इस शंकु में ये जो ऊंचाई होती है मेन ऊंचाई होती है। इसमें 2 ऊंचाइयां होती हैं, एक ये सीधी ऊंचाई होती है और एक ये तिरछी ऊंचाई होती है। इसको हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। क्या? तिर्यक ऊंचाई यानी तिरछी ऊंचाई को तिर्यक ऊंचाई, तो इसको भी आप लिख सकते हो। और यहाँ जो ये बेलना शंकुआकार है, जो शंकु होता है इसमें, तो इसमें जो है नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल जैसा बेलन का नीचे वाला या ऊपर वाला हिस्सा होता है वृत्त के आकार का, वैसे ही इसका नीचे वाला हिस्सा होता है। ठीक है, तो इसमें चौड़ाई भी हम चाहें तो उसे कह सकते हैं, नहीं तो इसमें गोलाकृति ही इसकी होती है। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखिए प्रश्न 2 दिया गया है कि घन, बेलन, शंकु, पिरामिड जिसका आधार वर्ग हो के जाल नेट बनाइए। ठीक है, तो हमें तो इन सबके जाल नेट बना देना है। तो घन का देखिए, घन का ये जाल नेट इस प्रकार से बनाना है। बेलन देखिए तो बेलन के दोनों सिरे बिल्कुल गोल आकृति के रहते हैं, है ना, वृत्ताकार। तो ये भी इसका हमें बेलन का जाल नेट यहाँ बना देना है। और ये शंकु है, शंकु का जाल नेट इस प्रकार से बनता है। और ये जो पिरामिड रहता है, पिरामिड के ऊपर सभी चारों हिस्से जुड़े रहते हैं, तो ये पिरामिड का जाल नेट है, खुले हुए हिस्से। तो हर एक के ये क्या हुए हैं? खुले हुए हिस्सों को क्या बोलते हैं? जाल या नेट बोलते हैं। ठीक है, तो इनको आप यहाँ पे बना दें। चलिए अब यहाँ देखिए प्रश्न तीसरा पढ़िए कि 2 सेंटीमीटर किनारों वाले 3 घनों को परस्पर सटाकर रखते हुए एक घनाभ बनाया गया है। इस घनाभ का एक तिर्यक चित्र बनाने का प्रयास कीजिए और बताइए कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो सकती है। तो ये देखिए 3 घनों को सटाकर रखते हुए, तो ये देखिए यहाँ पे 3 घनों को यदि इस प्रकार से सटाकर रखते हैं तो इसकी जो लंबाई होती है, क्योंकि 2-2 सेंटीमीटर की किनारे हैं, सभी 2-2 सेंटीमीटर की हैं, 2 लंबाई, 2 चौड़ाई, 2 ऊंचाई, है ना। तो ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये तो लंबाई पूरी टोटल कितनी हो जाएगी इसकी घनाभ की? 6 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगी? ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, 2-2 सेंटीमीटर मिलकर की। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई देखिए, चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चौड़ाई ज्यों की त्यों रहेगी। ये इसकी चौड़ाई थी, तो चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर रही। और ऊंचाई देखें तो ये ऊंचाई है, तो ऊंचाई में भी इसका कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर ऊंचाई थी तो 2 सेंटीमीटर ही रही। बस इसको यहाँ पे इस प्रकार से लिख दीजिए। ठीक, चलिए आगे देखिए। चलिए यहाँ प्रश्न देखिए चौथा दिया है कि यदि 2 सेंटीमीटर गुणित 2 सेंटीमीटर गुणित 2 सेंटीमीटर यानी 2-2 सेंटीमीटर की विमा वाले 2 घनों को परस्पर सटाकर रखा जाए तो परिणामी घनाभों की विमाएं या क्या होंगी, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होंगी। विमाओं का मतलब ये होता है कि उसमें जो आकृतियां हैं विमाएं वह कहलाती हैं। ठीक है ना, तो इसमें विमाओं में क्या आती है? लंबाई आ जाती है, और यदि ऊंचाई है तो ऊंचाई
हो जाएगी और चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसमें 3 चीज़ें हैं, तो हम इनको तीनों को यहाँ पे देखेंगे कि इनमें विमाओं में जो है क्या परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ देखिए 2 घनों को सटाकर रखा गया। इसकी जो लंबाई दी गई थी और इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई 2-2 सेंटीमीटर है, इतनी ही इसकी है। दोनों को सटाकर रखेंगे तो इसकी लंबाई जो है 2 और 2 कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर लंबाई हो गई। चौड़ाई देखिए, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर ही रहेगी, ऊंचाई भी 2 ही सेंटीमीटर रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे कि 2 सेंटीमीटर वाले किनारों को साथ साथ रखने पर लंबाई बढ़ करके 2-2 यानी 4 सेंटीमीटर है। चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा या नहीं बढ़ती है, वह 2 सेंटीमीटर ही रहती है। ठीक है, इस प्रकार से लिख दीजिए। चलिए अब यहाँ देखिए प्रश्न 5 दिया है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखना है कि क्या एक घन एक आयत के आकार की छाया दे सकता है। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे हम हाँ, क्योंकि घन जो होता है, घन किसकी आकृति का होता है, आयत की आकृति का होता है ना। तो एक आयत की आकृति की छाया दे सकता है, बिल्कुल देगा। ठीक है ना, उसकी लंबाई बढ़ सकती है, छाया की कम भी हो सकती है, तो वो जो है घन आयत छाया आयताकार हो सकती है। ठीक है, तो हम लिख देंगे हाँ, एक घन आयत के आकार की छाया दे सकता है। अब देखिए क्या एक घन एक षष्ठभुज के आकार की छाया दे सकता है, नहीं, क्योंकि ये तो घन है, षष्ठभुज नहीं बन सकती, चाहे छाया हो चाहे कैसे भी बनाया जाए, तो षष्ठभुज की आकार की छाया नहीं दे सकता, नहीं लिख देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखिए प्रश्न 6 दिया कि प्रत्येक ठोस के लिए 3 दृश्य 1, 2 और 3 दिए गए हैं क्रमांक से। तो प्रत्येक ठोस के लिए संगत ऊपर के, सामने के और पार्श्व दृश्यों की पहचान कीजिए। तो यहाँ देखिए सीधे तीर के निशान बना दिए हैं कि ये पार्श्व है, ये ठोस ऊपर वाला हिस्सा है और ये सामने वाला हिस्सा है। ठीक है, तो 3 हमें यहाँ पे फेस दिखाए गए हैं, उनकी 3 सतहें दिखाई गई हैं। ठीक है, ये बाजू वाली पार्श्व कहलाती है, ऊपर वाला हिस्सा ऊपर वाला, सामने वाला सामने वाला। ठीक है ना। तो अब यहाँ देखें कि पहले में कौन सी आकृति आ सकती है। तो पहले हम चाहें तो लिखेंगे ऊपर वाला। तो ये ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल ऐसे ही बना हुआ है और ये एक ही दिख रहा है, ये काला वाला, ये पार्श्व है। यदि हम इस तरफ से देखें तो ये पार्श्व वाला हिस्सा कहलाएगा। और ये तीसरे में देखिए तो ये सामने से ऐसा दिख रहा है, तो ये सामने वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें इनको लिखना है। इसी प्रकार दूसरी आकृति में भी देखो, ये पार्श्व है और ये भी काला दिख रहा है, जो पार्श्व ही होगा। तो ये आकृति किस में बन रही, और यहाँ देखें ये सामने है और ऊपर वाले में 1, 2 और ये तीनों दिखेंगे, 1, 2, 3 और ये सामने में होगा, ये ऊपर वाली 3। तो ये हो जाएंगे हमारे ऊपर और ये हो जाएंगे पार्श्व, और इसको हम क्या बोलेंगे, ये सामने से देखिए ये आकृति बन रही है, ये तो ये आकृति यहाँ, तो ये सामने से हो जाएगा। तो हमें इस प्रकार से लिखना कि आकृति 1 में, आकृति 2 में, आकृति 3 में ये जो है कौन कौन सी आकृतियां सामने, ऊपर और पार्श्व में दिख रही हैं। तो हम क्रमशः नंबर डालते हुए हम इनको इस प्रकार से लिख देंगे। और यहाँ देखो और भी बताई गई हैं। तो ये देखिए, ये जो यहाँ पे आकृति बताई गई, ये ऊपर, ये पार्श्व है, ये सामने से है। ठीक है, तो ये हिस्से हमें यहाँ लिखना है और ये वाला हिस्सा इसमें किस तरफ बन रहा है ये भी लिखना है। ये और ये त्रिभुजाकार हिस्सा ये सामने वाला हो जाता है इसमें। तो ये देखिए, तो यहाँ देखें हमें यहाँ पे लिख देना है नीचे। तो यहाँ देखिए इस प्रकार से हम इनको लिखेंगे कि नंबर 1 में जो दिखाई गई है आकृति, नंबर 1 की ऊपर, नंबर 2 में पार्श्व और नंबर 3 में सामने। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखी भी है, ऊपर पार्श्व सामने, फिर तीसरे में भी पार्श्व सामने और ऊपर है, और नंबर 4 में पार्श्व है, फिर ऊपर है और फिर सामने की आकृति यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, तो इनको लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए प्रश्न 7 दिया गया है कि निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। ये जो सारणी बनी है, सारणी को ही हमें सारणी में भर देना है। यहाँ नीचे जो जगह खाली दी गई है इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ देखिए फलक, किनारे और शीर्ष पूछे गए हैं। यहाँ जो आकृतियाँ बनी हैं, इन आकृतियों के हमें फलक, किनारे और शीर्ष लिखना है। तो ये देखिए ये क्या बना हुआ है, यहाँ पे ये घन बना हुआ है। घन में कितने फलक होते हैं, तो इसमें 6 फलक होते हैं या 6 सतह होती हैं, फलक या सतह। ठीक है, किनारे कितने होते हैं, तो इसमें किनारे यानी कोरें, कितनी कोरें होती हैं, तो हम गिने तो इसकी कितनी 12 कोरें होती हैं, है ना। तो हम 12 कोरें लिख देंगे। और शीर्ष देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 4 इस तरफ के 8 शीर्ष होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे ये जो आकृति बनी हुई है, इस आकृति को देखिए 1, 2, 3 त्रिभुज और एक 4 त्रिभुजाकार हैं। तो ये फलक हो जाएंगे, इसके फलक कितने हैं, इसमें 4 फलक हैं। और इसकी किनारे कितनी हैं, तो किनारे हम देखते हैं कोरें 1, 2, 3, 4, 5 और एक उस तरफ होगी 6। तो इसकी किनारे 6 हो जाती हैं। इसी प्रकार से इसके शीर्ष हैं,
तो 1 2 3 4 4 शीर्ष हैं, तो पहले से इन्होंने लिख के दिए हैं कि 4 शीर्ष हैं। आगे देखिए ये जो यहाँ पे पिरामिड बना हुआ है, इसमें देखें इसमें फलक कितने हो जाएंगे, तो ये देखिए नीचे वाला फलक है ये, और 4 ये, और 4 ऊपर, 4 4 8 1 9, 9 फलक हो जाएंगे। इसकी कोरें गिने किनारे तो कितने हैं, 4 नीचे हैं, 4 और 4 इसमें 8, और 4 ऊपर ये 12, ठीक है ना। तो 12 इसकी कोरें हो जाएंगी। शीर्ष देखें तो 4 8 और एक ऊपर पूरा सभी का मिला हुआ है तो 9, तो 9 इसमें क्या हो जाएंगे, शीर्ष। यहाँ देखिए जो आकृति बनी हुई है घन की आकृति की है, लेकिन यहाँ त्रिभुज बना दिया गया है इस कॉर्नर पर, ठीक है ना। तो इसके हम यदि फलकों की संख्या ज्ञात करें तो इसमें 6 फलक होते हैं, और एक ही त्रिभुज का रूप में बना दिया तो कितने हो जाएंगे, 6 और 1 7, ठीक है। इसके किनारे देखिए, तो इसकी जो किनारे होती हैं पहले से हमें मालूम है कि 12 किनारे होती हैं, तो 12 किनारों में से 3 और बढ़ जाती हैं, 1 2 3, तो 15 इसकी किनारे आ जाती हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें शीर्ष की संख्या गिने तो शीर्ष 8 होते हैं, लेकिन एक यहाँ कम कर दिया तो कितने बचेंगे, यहाँ पे जो हमारे 8 होते हैं तो 7 बचेंगे, यहाँ पे 7 की जगह 1 2 3 और आ गए, तो 7 और 3 10, तो इस प्रकार से शीर्ष कितने हो जाएंगे, 10 शीर्ष होंगे इसमें, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए पूछा गया है कि आपको कौन सा अनुप्रस्थ काट प्राप्त होता है जब आप इन ठोसों को क्षैतिज रूप में काटते। क्षैतिज तो जानते हैं, यानी हम कोई भी वस्तु काटते हैं तो क्षैतिज यानी सीधी काटी जाए, जैसा कि हमारा चक्र सीधा चलता ना, चक्र के रूप में सीधी काटे, ठीक है ना। तो एक गेंद को सीधा काटा जाए तो उसका अनुप्रस्थ काट जो होगा किस प्रकार का बनेगा, तो जब हम गेंद को काटते हैं तो वृत्त बनता है, दोनों हिस्से काय के रूप में हो जाते हैं, वृत्त के रूप में। जो गोल रहते हैं, गोल किस में कट जाता है, वृत्त में, ठीक, वो कहलाती है अनुप्रस्थ काट। और एक बेलन को यदि हम काटें, बेलन पाइप को काट दें तो बेलन पाइप भी कटेगा तो वो भी एक वृत्त ही बनाता है, क्योंकि ये बेलनाकार पाइप रहता है। बेलनाकार पाइप यदि सीधा है कैसे भी हो तो उसको हम काटें कहीं से तो वृत्त ही प्राप्त होगा। जो दो किनारे रहते वैसे ही इसका जहाँ से हिस्सा काटा जाएगा वो भी वृत्त की आकृति का ही बनेगा, ठीक है। यहाँ देखिए प्रश्न 9 दिया कि किसी घनाभ की विमाएं 5 3 और 2 सेंटीमीटर की हैं। विमाएं यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक। घनाभ का समदूरक चित्र बनाइए, तो यहाँ समदूरक का मतलब है कि हम उसको किस प्रकार से लाइनों बस बना करके दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए आपको इस प्रकार से समदूरक चित्र बना देना है, ये समदूरक चित्र कहलाता है। इसकी ये लंबाई हम दे दें कि ये लंबाई है, और इसकी ये भुजाएं चौड़ाई की दी जाएंगी, ठीक है ना। और ये जो बनाई जाती हैं ये इसकी ऊंचाई हो जाती है, ठीक। तो इनको हम क्या बोलेंगे, ऊंचाई। तो इस प्रकार से आप इनको बना सकते हैं कि ये लंबाई हो जाएगी, ये 3 सेंटीमीटर चौड़ाई और ये 2 सेंटीमीटर ऊंचाई है, ठीक है। तो इस प्रकार का चित्र आप बना दीजिए। यहाँ देखिए प्रश्न 10 दिया है कि नीचे कुछ चित्र दिए गए, उनमें घनों की संख्या ज्ञात करना है कि इसमें कितने घन रखे गए हैं। तो घनों को देखिए इस प्रकार से हमें गिनती कर लेना है कि हम देखते हैं कि सामने इसमें 2 परतें बनाई गई हैं, है ना। तो इन 2 परतों में देखिए 4 ये हैं और 3 यहाँ पे हैं, तो 4 और 3 ये गुणा में आ जाएंगे, 4 गुणित 3 में आ जाएंगे, ठीक है ना। और ऊपर वाली परत में भी यही दिखाया गया कि 4 गुणित 3 इसमें है, तो इसमें 4 3 12, 12 दूनी 24, 2 का गुणा और कर देंगे, 2 ऊंचाई हो जाती है, तो 2 ऊंचाई का गुणा करने पर इसकी सभी घनों की संख्या प्राप्त हो जाती है। तो कितने हो जाएंगे ये, 4 3 12, 12 दूनी 24, ठीक। तो इस प्रकार से हम घनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं इसमें। यहाँ भी देखिए इस आकृति में हमें इस प्रकार से ज्ञात करना है। यहाँ पे जो 2 परतें बनी हुई हैं, दोनों परतों की हम अलग अलग संख्या लें तो पहली नीचे वाली परत में यदि हम देखें तो 3 और 2 की परतें बनी, तो 3 गुणित 2, ठीक है ना। तो कितने घन हो जाएंगे, 3 दूनी 6। और यहाँ पे दूसरी जो परत बनी हुई है ये वाली, इसमें देखिए दिख ही रहे हैं कि 2 ऐसे और 1 ऐसे, तो 2 गुणित 1 यानी 2 ही होगा। ऊंचाई में कुछ नहीं, ऊंचाई तो जब की त्यों एक ही दी गई तो एक एक लिख सकते हो। तो यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 2 एकम 2, 6 और 2 कितने हो जाएंगे, टोटल 8 घन होंगे। इसी प्रकार से इनके भी निकाल लीजिए। तो इसमें भी हम इसी प्रकार से गिनती कर सकते हैं कि देखिए यहाँ से ये एक अलग से ये लगा, अलग से ये, अलग से ये लगी, तो 1 2 3 परतें ये और 2 ये, तो 3 गुणित 2, और हम चाहें तो ऊंचाई की 1 ले सकते हैं, 3 गुणित 2 की 1 परत हो जाती है। और यहाँ पे 1 2 3 जो रखे हुए हैं इनको हम 3 गुणित 1 1 के रखेंगे, तो 3 एकम 3 यानी 6 और 3 कितने हो जाएंगे, इनकी संख्या 9 हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इनकी संख्या गिनती करके बताना थी, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, क्योंकि आगे आपको जो है मीन्स का मेरिट की तैयारी बिल्कुल परीक्षा के बाद से ही कर देना है। मैं सारी तैयारी इसी चैनल से करवाता हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो आपने तो चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लिया है, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, तो यहाँ आपने क्लिक
किया जैसे ही तो ये देखिए इस प्रकार से दिखने लगता है। ठीक है, तो लाइक कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।